हेलो बच्चों। आज हमारा केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक, इतना बेसिक कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमें केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है और पढ़ना कैसे कैसे है। हमें केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि इस केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से टाइप होता है और कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं और वो हमें कैसे पढ़ने होते हैं, उसके बारे में हम पहले यहाँ पर बात करेंगे। देखो, केमिस्ट्री को अगर हम क्लासिफाई करें तो केमिस्ट्री के टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 टाइप की केमिस्ट्री हमारे पास आती है। अब ये तीनों कौन कौन सी केमिस्ट्री है, कौन सी केमिस्ट्री के अंदर कौन सा चैप्टर आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में नाम आ रहा है हमारे पास लगभग वैसे कुछ सिमिलर फिजिक्स जैसा। फिजिक्स का मतलब होता है कुछ मीजरमेंट करना। मीजरमेंट मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें नापनी होती है तो, मतलब अगर हमें कोई भी ऐसा चैप्टर आता है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मतलब जैसे अगर हमारे पास अभी जैसे बोर्ड में तुम लोग पढ़ ही रहे हो तो वहां पर एक चैप्टर आया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा होगा, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एटम के बारे में कैलकुलेशन की होगी। जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, मतलब हम यहाँ पर इसकी रेडियस की कैलकुलेशन करते हैं, हम यहाँ पर एनर्जी की भी कैलकुलेशन करते हैं, हम यहाँ पर वेवलेंथ इनकी भी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चैप्टर के अंदर ऐसे कोई कैलकुलेटिव वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास होगा और हमें फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करनी होगी, तो वो कौन सी केमिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा, वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये जो कैलकुलेशन वाली होगी जिसमें फॉर्मूलेज आएंगे, फॉर्मूलेज में हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो फिजिकल केमिस्ट्री होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है। पीरियडिक टेबल के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने। तो पीरियडिक टेबल में, टोटल पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं वो अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं। 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। अब हमें, अगर हमने साइंस ली और साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये 118 के 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ना होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा, इनके बारे में इंट्रोडक्शन हमें लेना ही होगा, तभी हम आगे चल सकते हैं। तो अगर हम पीरियडिक टेबल के इन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो ये पार्ट होगा हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, अब पीरियडिक टेबल हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, पूरी पीरियडिक टेबल के पार्ट पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक आ जाएगा। एस ब्लॉक हम पढ़ते हैं, पी ब्लॉक हम पढ़ते हैं, ये सब चैप्टर्स के नाम है जो एक एक करके हमारे पास आने वाले हैं। डी एंड एफ ब्लॉक हम पढ़ते हैं तो ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। मतलब पीरियडिक टेबल के बारे में अगर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, और क्वेश्चन भी यहीं से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, अभी मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। अगर मैं 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। लेकिन अगर उन 118 में से सिर्फ एक एलिमेंट बात करें कार्बन की, तो कार्बन से मिलके बनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हमें कार्बन ही पढ़ना है। अब कार्बन में हम कभी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा देंगे, कभी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा देंगे, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, इसमें कार्बन ही पढ़ना है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब पूरा मेजरमेंट फॉर्मूले वाला पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पीरियडिक टेबल कंप्लीटली थ्योरी वाला पार्ट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस आएंगे कार्बन के। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट क्या होगा हमारे पास, ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि 3 टाइप की केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो यह है केमिस्ट्री के 3 पार्ट है जो हमने नॉर्मल सा एक क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर तुम्हारे मन में डर लग रहा हो कि इंग्लिश के अंदर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो हमेशा भूल जाना कि इंग्लिश में पढ़ने में ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाया नहीं जाएगा, इंग्लिश में सिर्फ लिखा जाएगा। अभी मैंने जितना भी पार्ट लिखा था
ये सब इंग्लिश में लिखा था और इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, तो आगे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, अगर हमें दुनिया के साथ आगे बढ़ के चलना है तो इंग्लिश हमें करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो 11th-12th के बाद जब ये गुजराती खत्म हो जाएगी, स्कूल खत्म हो जाएगा, तो गुजराती कंप्लीटली खत्म ही हो जाएगी। जब तुम कॉलेज में आओगे तो कोई सा भी कोर्स कॉलेज में जाने के बाद गुजराती में नहीं होता है। तुमने अगर मैथ्स में एडमिशन लिया है, जेई का एग्जाम देने वाले हो, तो कंप्लीट बीटेक चाहे गुजकेट से जाओगे चाहे जेई से जाओगे, सब इंग्लिश में ही होने वाला है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि गुजराती में सिर्फ गुजकेट का और जेई मेंस का पेपर होता है। अगर हमें अपने लिए ऑप्शंस खोलने हैं, मतलब अगर हम जेई में एडमिशन लिया है तो हमने इसी फोकस करके लिया है कि हम जेई में अच्छी रैंक लेके आएंगे। अच्छी रैंक लाना, एडवांस के लिए अपीयर हो गए। एडवांस का पेपर कभी गुजराती में नहीं आता, एडवांस का पेपर हमेशा इंग्लिश में आएगा। बिट्स पिलानी जो आईआईटी से भी ऊपर जाता है इंस्टीट्यूट, उसका पेपर हमेशा इंग्लिश में आता है। वीआईटी का पेपर इंग्लिश में आता है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो जिनका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश में हम अपने लिए रिसोर्सेज खोल सकते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो फोकस करना है हमें सीखने पे, डर के नहीं भागना है, हमें सीखने पे फोकस करना है। मुश्किल से 10 या 15 दिन लगेंगे और इंग्लिश के साथ तुम एकदम से फैमिलियर हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में और इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ना है वो। अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले देखो, मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करना है, तो हम ये बेसिक लेते हैं कि ये केमिस्ट्री आई कहाँ से, हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, यहां से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस दुनिया के अंदर है क्या। दुनिया मतलब यूनिवर्स, पूरी दुनिया को हम यहां पर यूनिवर्स बोल रहे हैं, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड। ये दुनिया किन दो चीजों से मिलके बनी होती है, ये किससे मिलके बनी हुई है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं जिनसे मिलके ये बना है। एक तो है हमारे पास मैटर, मैटर मतलब तत्व, और एक है हमारे पास एनर्जी, और एनर्जी का मतलब हम सब जानते हैं ऊर्जा, एनर्जी को ही ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब है हर वो चीज जो जगह घेर सकती है, स्पेस घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और एनर्जी का मतलब क्या है? जिसे जगह घेरने की कोई जरूरत नहीं होती फिर भी फ्लो कर जाती है, उसे हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी तुम्हारे हाथ में मोबाइल या लैपटॉप है, तुम्हारे हाथ में जिसमें भी तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो अभी तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, इसने हाथ में जगह घेरी हुई है। अगर मैं इस मोबाइल की जगह टीवी का रिमोट रखने के लिए बोलूं तो क्या होगा? तुम्हें पहले मोबाइल हटाना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी, उसी के बाद टीवी का रिमोट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, सेल फोन है, इसने जगह घेरी हुई है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये मैटर हुआ, ठीक है, ये मैटर है, ठीक है। एनर्जी की बात करें, अभी जिस रूम में तुम लोग बैठे हुए हो, वो रूम कंप्लीटली हवा से भरा हुआ है, एयर है उसके अंदर, मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अब अगर लाइट ऑन करोगे, जैसे ही स्विच ऑन करोगे, तो स्विच ऑन करने से क्या होगा? लाइट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट आएगी, ट्यूबलाइट जलेगी। तो क्या हमें फिर से ऐसे करना होगा कि हम पहले एयर को खींच के बाहर निकालेंगे, जगह खाली करेंगे, उसी के बाद लाइट आ पाएगी? ऐसा तो नहीं है ना, लाइट तो आ जाती है, अपने आप आ जाती है। तो इसका मतलब क्या उस लाइट को खाली जगह की जरूरत पड़ी क्या? एयर कंप्लीटली फिल्ड होते हुए भी लाइट अंदर आ गई, तो इसका मतलब लाइट क्या हुई हमारे पास? एनर्जी हुई, ठीक है। हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारे मुंह से क्या हो रहा है? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, साउंड एनर्जी बाहर निकल रही है। जगह भरी हुई है, रूम भरा हुआ है, फिर भी वो बाहर जा रही है, इसका मतलब उसे जगह की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो गई हमारे पास? वो एनर्जी हो गई। तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है मैटर और एक है एनर्जी। इन्हीं दोनों से मिलके पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। और साइंस जब भी स्टडी करता है वो इन्हीं के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। और स्टडी कितनी डीप जा चुकी है वो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं तुम्हें, कि अगर मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने के बारे में बोला जाए, तो क्या मैटर और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है? जैसे हम बात करते हैं मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में। अगर हम 1 किलो कोयला जलाते हैं, 1 किलो कोल हमने अगर जलाया, तो उससे जो ऐश बनेगी, उसकी राख होगी, क्या वो राख भी 1 किलो ही बनेगी? नहीं, कम बनेगी, मुश्किल से 200-300 ग्राम, ठीक है, अंदाजे से। तो बाकी का जो वेट था उसका, 1 किलो जब हमने कोयला जलाया तो उसका राख बना 200-300 ग्राम।
तो बाकी कहाँ चला गया? हमने तो पढ़ा है कि मास कंजर्व होता है, मास पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए। बाकी का मास कहाँ हुआ? बाकी का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी में। क्योंकि जब हमने कोयला जलाया तो उस कोयले ने हमको क्या दिया? हीट एनर्जी दी ना, गर्म गर्म था वो। तो जो हीट एनर्जी थी वो किससे प्रोड्यूस हुई? वो मैटर से प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। ये हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल है, कोयला जलाना। ठीक है। दूसरा, क्या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? एनर्जी को मैटर में, मतलब जो चीज जगह नहीं घेर सकती, हम ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं कि वो जगह घेरने लग जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अभी तक पॉसिबल नहीं है। अभी तक हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है, हम साइंस में भी बहुत पीछे हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अभी तक हमने जितना भी कुछ डिस्कवर किया है, ये सिर्फ 1% डिस्कवर किया है। 99% चीजें अभी भी डिस्कवर करने के बारे में बाकी हैं। हम समझते हैं कि साइंस में हम बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, लेकिन अभी तक हम बहुत पीछे हैं। इतना पीछे हैं कि अभी तक हमको एटम के बारे में भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कैसा कैसा हो सकता है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक हमें उनकी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता। एटम की स्ट्रक्चर भी अभी हमें कंफर्म नहीं पता। ठीक है। तो क्या हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। मे बी आगे पॉसिबल हो जाए, जरूरी नहीं है कि होगा ही नहीं, हो सकता है आगे पॉसिबल हो जाए। एग्जाम्पल, एनर्जी को मैटर में अगर कन्वर्ट कर ले तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? देखो, रूम में बैठे हुए हैं, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, और इंडिया में तो कभी कभी लगभग 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। 40-45 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है गर्मियों में। ये गर्मी क्या है? ये गर्मी एक हीट एनर्जी है। ठीक है। अगर हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उस कंप्लीट एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते और उसे साइड में रख दे? भाई, मैटर का कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? हमने एक मास बना दिया, उसे हमने साइड में रख दिया, बाकी की पूरी हीट एनर्जी इसके अंदर है, ये गर्म है, बाकी पूरा रूम अब ठंडा हो जाएगा हमारा। क्या अभी तक ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा अभी तक हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना अभी तक हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये तो था इंटर कन्वर्जन। बहुत सारी बातें हैं पढ़ने के लिए इसमें। सिर्फ ये 2 वर्ड अपने आप में रिसर्च के लिए बहुत बड़े वर्ड हैं। ये मैटर और एनर्जी से ही हमारा साइंस स्टार्ट हो जाता है। पूरा 11th पढ़ेंगे, पूरा 12th पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये 2 वर्ड हमारे खत्म नहीं होंगे। खत्म कैसे नहीं होंगे? अभी तक खत्म कैसे नहीं हुए? साइंस जो साइंटिस्ट हैं, तुम्हें सब पता है कि क्या क्या अभी तक खोज हो चुकी है। मैं तुम्हें देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैटर और एनर्जी के बारे में। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ एनर्जी का। क्या एनर्जी के बारे में अभी तक पूरी डिस्कवरीज हो चुकी हैं? नहीं, अभी तक एनर्जी के बारे में पूरी डिस्कवरी हुई नहीं है। कहने का मतलब, अगर मैं पूछूं कि क्या इस दुनिया में भूत होते हैं, भूत, घोस्ट बोलते हैं इन्हें, वो एग्जिस्ट करते हैं क्या? बहुत बेवकूफ़ी जैसी बात लगती है कि हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं और हम भूतों में विश्वास रख रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि भाई जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंस के बारे में पढ़ते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो भूत भूतों में यकीन नहीं करते। लेकिन मैं बता देता हूँ कि साइंटिस्ट भी भूतों में यकीन करते हैं, लेकिन वो उसे भूत नहीं बोलते, घोस्ट नहीं बोलते, वो उसे एनर्जी ही बोलते हैं। एनर्जी बोलने का मतलब, ये भूत एक्चुअल में एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में अभी तक हम ज़्यादा पता नहीं लगा पाए हैं, हमारी डिस्कवरीज नहीं हुई है। मतलब अभी तक देखो हमारी हालत कैसी है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल क्या है कि मान लो हमारे आसपास, अभी जैसे हम अपनी बात करें तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। अभी डेवलपमेंट है हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, हमारे पास हाथ में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिसिटी है, टीवी है, बहुत चीज़ें हैं हमारे पास जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा गांव है, एक ऐसा विलेज है जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां पर लोग साइंस के बारे में जानते ही नहीं है। वहां पर कोई डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है। जैसे आदिवासी का इलाका है बिल्कुल, ठीक है, वहां नहीं जानते लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। उस गांव में से हमने एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर निकाला, इलेक्ट्रिसिटी का वायर गया आदिवासी इलाके में से, लोग नहीं जानते क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या हुआ, एक आदमी जंगल में से जा रहा था, उस जंगल में इलेक्ट्रिसिटी का वायर पड़ा हुआ था। ठीक है। अब वो जाते जाते उसका पैर पड़ा
उस इलेक्ट्रिसिटी के वायर पे। अब जैसे ही उस इलेक्ट्रिसिटी के वायर पे उसका पैर पड़ेगा तो क्या होगा, करंट लगेगा, और करंट लगने में मुश्किल से आधे या 1 मिनट में वो आदमी वहीं गिर जाएगा, मर जाएगा, खत्म। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो कुछ नहीं। लेकिन अगर इसे कोई दूसरा आदमी जो कि आदिवासी है, उसे नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अगर वो इसे देख रहा है कि क्या हुआ, यह आदमी चलते चलते जैसे ही जा रहा था, चलते चलते एकदम से क्या हुआ, इसे गिर गया, मर गया, नीला पड़ गया, तो क्या हुआ होगा। अब ये तो अनपढ़ है, इसे तो कुछ पता नहीं है, ये बोलेगा कि इसके कुछ ना कुछ भूत चढ़ गया होगा सिर पर। मतलब जो चीज हमें समझ में नहीं आती, हम क्या करते हैं, उसे भूत या भगवान पर डाल देते हैं, यही बात। लेकिन एक्चुअल में था क्या, हमें तो पता है ना कि ये तो एनर्जी थी, ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये आदमी मरा है। लेकिन ये बात इसे नहीं पता, तो ये तो उल्टा सीधा अपने मन में कोई भी स्टोरी बना देगा। ठीक है, तो ये था उस आदिवासी इलाके की कहानी। हमारी कहानी भी अभी भी ऐसी ही है। अभी जो हम अपने आप को डेवलप समझते हैं, वो अभी भी हमारी कहानी ऐसी ही है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी एनर्जीज अवेलेबल हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता, और जिन्हें नहीं पता उन्हें हम भूत बोल देते हैं। ठीक है, और अभी इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कवरीज की जा रही हैं। जैसे मान लो अभी जिस रूम में तुम बैठे हुए हो, उस रूम में किसी भी वजह से एक कॉर्नर में एयर का प्रेशर कम हो जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है। तो हमें तो पता है कि हवा भारी दबाव से और लोअर दबाव की तरफ चलती है, मतलब जहां दबाव ज्यादा है वहां से और कम दबाव की तरफ जाएगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो अगर रूम में दबाव कम हुआ तो बाहर से हवा एक साथ आएगी और अंदर रूम में एंटर करेगी। बीच में अगर गेट भी आया तो गेट भी खुल जाएगा और हवा अंदर आ जाएगी। अब अगर हम सिर्फ खुलता हुआ गेट देखते हैं कि गेट अपने आप खुला, तो हम उस बेस पे कुछ ना कुछ स्टोरी बना सकते हैं, और हो सकता है तुमने बना भी ली हो कि अगर अपने आप गेट खुलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था कि रूम में प्रेशर कम हो गया था, उस कम प्रेशर की वजह से हवा बाहर से अंदर आई है। एक्चुअल रीजन ये था। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया है साइंस, और इनको डिस्कवर करने के लिए कंटिन्यूअसली वो लगा हुआ है। साउंड एनर्जी को भी रिकवर करने के लिए वो लगा हुआ है। मतलब अगर आज मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये साउंड एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, ये क्या होगी, ये घूमती रहेगी, एटमॉस्फेयर में घूमती रहेगी, स्पेस में घूमती रहेगी। हो सकता है 10 साल बाद इसको वापस से रिकवर कर लिया जाए, वापस से रिकॉर्ड कर लिया जाए, ऐसे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं कि अभी भी जो रिसर्च चल रही है, ये मैं स्टोरी क्यों सुना रहा हूं, मैं सुना रहा हूं कि हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो नासा रिसर्च करता है, बहुत सारी रिसर्च चलती है, वो अभी भी किसके ऊपर चल रही है, वो अभी भी इन 2 वर्ड के ऊपर चल रही है, एक तो एनर्जी के ऊपर और एक मैटर के ऊपर। बस इन्हीं के ऊपर रिसर्च चलता है, कंप्लीटली पूरा साइंस इन पर टिका हुआ है। हमें तो 11th-12th में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, और वो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने का मतलब, अगर मैं मैटर के बारे में पढ़ता हूँ, मतलब जो चीजें जगह घेरती हैं, मतलब मैं केमिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ। और अगर मैं एनर्जी के बारे में पढ़ता हूँ तो मैं फिजिक्स के बारे में पढ़ता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में तुमने देखा होगा, फिजिक्स में एनर्जी आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आएगा उसमें हीट एनर्जी आएगी। तो कंप्लीट फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है हमें, मोशन, मोशन जब हम चलते हैं फोर्स लगता है, वो भी एक एनर्जी है। तो फिजिक्स में ओनली एनर्जी का पार्ट पढ़ना है, और केमिस्ट्री में ओनली मैटर का पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जहां पर भी मैटर आएगा, मतलब जो भी चीज जगह घेरने वाली होगी, वो केमिस्ट्री होगी। और मैटर मतलब सबसे छोटा पार्ट है एटम। एटम सबसे छोटी यूनिट है जो जगह घेर सकती है, सबसे छोटी, उससे छोटी कोई नहीं है जो जगह घेर सकती है। तो केमिस्ट्री में हमें पूरा एटम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ये एटम 118 टाइप के होते हैं जिन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ने होते हैं। तो ये हुआ केमिस्ट्री, ये हुआ फिजिक्स। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आ गया साइंस में, फिजिक्स का सब्जेक्ट आ गया, मैथ्स तो आया ही नहीं। क्या इस दुनिया में मैथ्स पढ़ना कोई यूजफुल नहीं है क्या, हम पूरी दुनिया के बारे में केमिस्ट्री और फिजिक्स से पढ़ सकते हैं, तो मैथ्स क्यों पढ़ें। मैथ्स की जरूरत है केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो कैलकुलेशन आएगी उसको सॉल्व करने के लिए। मैथ एक्चुअल में एक टूल होता है, उस टूल से हम केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं और उस टूल से हम फिजिक्स सॉल्व करते हैं। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आते हैं, इंटीग्रेशन आता है, ये सब किस में आएंगे, ये हमें मैथ्स में सीखने पड़ेंगे और उसे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ये पार्ट था हमारा जो मैंने बताया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मैटर और एनर्जी का।
ठीक है, अब देखो, अब हम इसे आगे कंटिन्यू करें। मैटर को हम क्लासिफाई करें। मैटर, फिजिक्स के बारे में तो हमें पढ़ना ही नहीं है, सॉरी एनर्जी के बारे में तो हमें पढ़ना ही नहीं है। एनर्जी के बारे में तो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर का हम करते हैं क्लासिफिकेशन। मैटर को दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हमारे पास बाय फिजिकल स्टेट, और दूसरा है हमारे पास बाय केमिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट के बेस पर हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, फिजिकल स्टेट पर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको? फिजिकल स्टेट पर हम इसको तीन टाइप से क्लासिफाई करेंगे। तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये तीन टाइप मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वो तीन टाइप हैं जो हमारे सराउंडिंग में दिख जाते हैं। बाकी और भी है, प्लाज्मा भी है, बीम भी है, बहुत सारे हमारे पास फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा। टोटल हमारे पास 6 टाइप के अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ तीन, क्योंकि ये तीन ही है जो हमें सराउंडिंग में मिल जाएंगे। अभी तुम बैठे हुए हो तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तुम्हारे आसपास अवेलेबल है। सॉलिड कहाँ है? सॉलिड तुम्हारे हाथ में है, जिससे तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, पेपर, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब सॉलिड। लिक्विड कहाँ है? बॉडी के अंदर 70% पानी है, वो लिक्विड होता है। गैस कहाँ है? अभी एयर है। एयर क्या होती है? गैस होती है। अगर हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये हमारे पास गैसियस स्टेट में। केमिकल स्टेट पर अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो केमिकल स्टेट से कैसे क्लासिफाई होगा ये? केमिकल स्टेट से क्लासिफाई होगा ये तीन टाइप से, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, ये तीन टाइप से हमने इसे क्लासिफाई किया, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं, फिर हमें डिटेल में तो इसके बारे में पढ़ना ही है। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट का मतलब है, अगर हमें कोई भी ऐसे एलिमेंट्स दिए जाते हैं जिनमें एक ही टाइप का एटम होता है, बिल्कुल सेम टाइप के, तो उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें H2, H2 के अंदर कितने टाइप के एटम है? सिर्फ एक ही टाइप का है, हाइड्रोजन, और कोई दूसरा नहीं है। Cl2, Cl2 में सिर्फ क्लोरीन है और कोई दूसरा नहीं है। O2, O2 के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है और कोई दूसरा एटम नहीं है। ठीक है, तो जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? जिनमें एक से ज्यादा टाइप के एटम होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कंपाउंड बोला जाता है। जैसे H2O, अब इसमें हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, एक से ज्यादा टाइप के एटम हो गए तो इसे हम कंपाउंड बोलेंगे। HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तो तीन टाइप के एटम इसके अंदर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर को भी आगे क्लासिफाई किया जा सकता है दो टाइप में। एक है हमारे पास होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब समांग मिश्रण, और दूसरा है हमारे पास हीट्रोजीनियस। हीट्रोजीनियस मतलब होता है विषमांग। लिख देता हूं मैं यहां पर, होमोजीनियस का मतलब है समांग और हीट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांग। ठीक है, मिक्सचर का मतलब होता है अगर मैं किन्हीं भी दो एलिमेंट या कंपाउंड को, या तो कंपाउंड ले लो, एलिमेंट ले लो, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड, कुछ भी ले लो, अगर उनको हम मिक्स कर दें तो उसे मिक्सचर बोलेंगे। जैसे पानी में मैंने नमक मिक्स कर दिया, मतलब H2O प्लस NaCl। पानी में मैंने शुगर मिक्स कर दिया, मतलब H2O प्लस शुगर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये मिक्सचर हो जाएगा। पानी के अंदर मिट्टी मिक्स कर दो, ऑयल के अंदर पानी मिक्स कर दो, किन्हीं भी दो चीजों को अगर मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर है दो टाइप के, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हीट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है अगर हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का फिजिकल स्टेट है, ठीक है, सिर्फ एक ही कंपोजिशन है, बाकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो होमोजीनियस मतलब समांग मिश्रण होगा। जैसे ये मैंने लिया एक गिलास पानी, अब इसे एक गिलास पानी के अंदर मैंने मिलाया सॉल्ट,
जब मैं सॉल्ट मिक्स करूंगा, नमक मिक्स करूंगा, तो नमक क्या होगा, नमक इसमें पूरे में मिक्स हो जाएगा एक बार में। ठीक है, क्या मुझे नमक और पानी अलग अलग दिखाई देगा या कोई लेयर दिखाई देगी? नहीं, मतलब ऊपर से नीचे तक का जो मिश्रण है वो मिश्रण क्या है हमारे पास, वो समांग सेम मिश्रण है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिश्रण बोलेंगे। या फिर एग्जाम्पल के बेस पे देखो ऐसा बोलूं मैं कि अगर मैं ऊपर वाली लेयर से पानी लेके उसे टेस्ट करूं, या मैं नीचे वाली लेयर से पानी लेके उसे टेस्ट करूं, या मैं बीच वाली लेयर से पानी लेके उसे टेस्ट करूं, क्या अलग अलग टेस्ट आएगा? क्या नहीं, जब हमने मिक्स कर दिया तो इन तीनों से जो टेस्ट आएगा वो टेस्ट सेम आएगा, मतलब ऊपर से नीचे तक का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिश्रण। ठीक है, हीट्रोजीनियस की बात करें, हीट्रोजीनियस में हमने क्या किया, पहले मैंने लिया थोड़ा सा पानी, अब इस पानी में मैंने डाल दिया तेल, ऑयल मिक्स कर दिया। जो ऑयल होता है हमें पता है पानी के अंदर तो मिक्स होता नहीं है, ये तो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। अब ये पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये ऑयल की और पानी की अलग अलग है, और ये कहाँ से सेपरेट है, कहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है। ठीक है, तो क्या इसमें ऊपर से नीचे तक मिश्रण समान है? क्या नहीं, जिसके अंदर ऊपर से नीचे तक मिश्रण समान नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम हीट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं नीचे से लूंगा, नीचे वाली लेयर से जो मैं बूंदे उठाऊंगा वो किसकी आएंगी, वो आएंगी पानी की। अगर मैं ऊपर से लूंगा तो ऊपर से आएंगी हमारे पास तेल की, ऑयल की। और अगर मैं बीच में से लूंगा तो बीच में से तो ऑयल प्लस वाटर दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, मतलब ऊपर से नीचे तक समान नहीं है, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, विषमांग, मतलब हीट्रोजीनियस। समांग के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2O प्लस सॉल्ट, पानी प्लस शुगर, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास होमोजीनियस के। हीट्रोजीनियस की हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है, वाटर प्लस ऑयल सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाटर प्लस ऑयल है हमारे पास, ये किस में, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर की हमारे पास कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो ये हुआ हमारे पास मिक्सचर में होमोजीनियस, हीट्रोजीनियस। इसके बारे में डेफिनेशन में हमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह बोर्ड में आती है, जेई में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इनकी डेफिनेशन के, बस समझ में आना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, और उसे हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, मोल कंसेप्ट।